हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं अणुसंख्या गुणधर्म। अणुसंख्या गुणधर्म की इस क्रम में हम 3 अणुसंख्या गुणधर्मों की चर्चा पहले कर चुके हैं पिछली क्लासों में। कौन कौन से थे वो? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा क्वथनांक उन्नयन और तीसरा लास्ट वाला था हिमांक अवनमन। अब चौथा और अंतिम जो अणुसंख्या गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं हम, वो है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो क्या होता है परासरण दाब? इसको समझने से पहले हमें 2 घटनाओं के बारे में समझना होगा। क्या? एक तो विसरण और एक परासरण। तो क्या होता है विसरण, क्या होता है परासरण? तो विसरण को देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि विसरण समझ में आएगा तो उसके आधार पर फिर हम परासरण को समझ पाएंगे। विसरण में क्या होता है, हम जैसे ये कोई पात्र है, पानी है, किसी पात्र के अंदर जल भरा हुआ है, इस जल के अंदर हम कोई शाही की बूंद डालें। जैसे यहाँ पर हमने ये शाही की ड्रॉप एक डाल दी, तो शाही की बूंद डालते ही हम क्या देखते हैं कि शाही के कण जहां पर शाही की बूंद गिरी है वहां से जहां पर जो जल है, यानी जहां पर शाही नहीं है, उस ओर शाही के कण स्वतः ही क्या होने लगते हैं, गमन करने लगते हैं और तब तक गति करते रहते हैं जब तक कि सभी जगहों पर शाही की मात्रा क्या ना हो जाए, एक समान ना हो जाए, ये विलयन एक समान रूप से नीला ना हो जाए, तब तक शाही के कण अपने आप उस ओर गति करते रहते हैं। तो विसरण क्या चीज है? वह परिघटना जिसमें कोई पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन करता है। अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः जो गमन होता है किसी पदार्थ का, उसको हम विसरण कहते हैं। तो शाही की बूंद का पूरे जल में फैलना विसरण की घटना का एक उदाहरण है। इसके अलावा हम किसी अगरबत्ती को कमरे के किसी कोने में जलाते हैं तो पूरे कमरे में उसकी गंध कुछ देर पश्चात अपने आप फैल जाती है। तो जहाँ पर हमने अगरबत्ती जलाई वहाँ से दूसरी जो स्थान जहाँ पर अगरबत्ती के जो गंध के कण नहीं है, वहाँ उस ओर वो अगरबत्ती की जो गंध है वो अपने आप गमन करती है। मतलब वहाँ जहाँ वो बन रही है वहाँ पर उसकी सांद्रता ज़्यादा है और जहाँ पर वो नहीं है वहाँ पर सांद्रता कम है, तो अपनी ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अपने आप प्रवाहित होकर के वो वहाँ पर उसके कण चले जाते हैं। इस घटना को हम विसरण कहते हैं। कोई भी स्प्रे आप किसी स्थान पर कर रहे हैं तो थोड़ी देर पश्चात उसकी सुगंध चारों ओर देखने को मिलती है। ये सारी घटनाएं विसरण के उदाहरण हैं। ठीक है, तो विसरण का मतलब किसी पदार्थ का अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अपने आप होने वाला गमन। कब तक? जब तक कि उस पदार्थ की सांद्रता चारों ओर क्या ना हो जाए, एक समान ना हो जाए, इसको हम विसरण कहते हैं। ठीक है, अब परासरण क्या चीज़ है? तो परासरण को समझने के लिए विसरण समझ में आएगा। तो विसरण में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, अपने आप जाता है ना, कोई भी पदार्थ जो डाला है। अब अगर ऐसा ही अगर हम लें कि जो पदार्थ जो गति कर रहा है वो अपनी सांद्रता में अंतर की वजह से गति कर रहा है, जहां सांद्रता बराबर हुई उस पदार्थ की गति होना क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। अब जैसे ये एक पात्र है, इसके अंदर 2 भिन्न प्रकार के विलयन भरे हुए हैं। ऐसे मान सकते हैं कि इसमें केवल पानी है, इसमें नमक प्लस पानी है ना, यानी ये तनु विलयन है जिसमें विलय नहीं है, या विलय है तो बहुत थोड़ा है, और ये जो दूसरा विलयन है इसमें विलय की मात्रा ज़्यादा है। ठीक है, तो ऐसे में ये ज़्यादा सांद्रता वाला हो गया, ये कम सांद्रता वाला हो गया, यानी ये पानी है और ये नमक का पानी है। तो नमक का पानी, जब हम नमक के पानी को, जैसे नॉर्मल वाटर में आप नमक का पानी मिलाएंगे तो क्या होगा, वो जो आपने पानी डाला नमक का, वो सादा जल को भी क्या कर देगा, खारा कर देगा। क्यों? क्योंकि उसमें जो नमक के कण हैं वो पूरे पानी में फैल जाएंगे और ऐसे में वो जो शुद्ध जल आपने लिया था वो भी क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये शुद्ध जल है और ये खारा पानी है। ठीक है, तो यहाँ पर एक ही पात्र में इन दोनों को लिया गया है, लेकिन यहाँ पर इनको सेपरेट कर रखा है हमने एक झिल्ली के माध्यम से, एक दीवार के माध्यम से। ये दीवार किसकी बनी है? अर्धपारगम्य झिल्ली की, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की, SPM। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? ऐसी झिल्ली जो किसी एक प्रकार के कण के लिए तो पारगम्य हो और दूसरे प्रकार के कण के लिए अपारगम्य हो। ये एक प्रकार का कण कौन है? विलायक। मतलब विलायक के कणों का साइज छोटा होता है, तो विलायक के कण क्या हो सकते हैं, इस झिल्ली के आर पार जा सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं, किंतु विलेय के कणों का साइज बड़ा होने की वजह से उनका जो परिवहन है इस झिल्ली के आर पार संभव नहीं है। यानी विलायक अणुओं के लिए तो ये पारगम्य है, किंतु विलेय के अणुओं के लिए ये अपारगम्य है, यानी विलेय के अणु इसमें से नहीं जा सकते। तो विलेय कौन था? नमक, जिसकी वजह से इस पानी का खारापन था, तो वो इधर से इधर आता और इस सादा पानी को भी क्या करता, खारा करता। ठीक है, यहां पर ओनली हम ये कह सकते हैं ये जल है और ये क्या है, नमक प्लस जल है। ठीक है, तो ऐसे में नमक के जो कण है वो सारे में फैलते बराबर रूप से और समान रूप से इसको खारा कर देते, लेकिन ये जो झिल्ली है ये नमक के कणों को इधर आने नहीं देगी। ठीक है, क्योंकि ये अर्धपारगम्य झिल्ली विलेय के कणों के लिए, विलेय के कणों का साइज बड़ा होता है, उनके लिए क्या होती है, अपारगम्य। अब हमने क्या किया, तो ये नहीं हो सकता, आवागमन संभव नहीं है, किंतु दोनों की सांद्रताएं भिन्न है, इसलिए परिवहन तो होना है पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर। तो अब क्या हो, तो ऐसे में क्या होता है, सांद्रता को एक समान करने के लिए
इधर से नमक के कण इधर नहीं आ सकते, किंतु जल के कण दोनों तरफ आ जा सकते हैं। तो जल तो इधर पहले ही क्या है, कम है, तो इधर से इधर तो आने से रहा। अब इधर केवल जल के ही कण है, तो जल के कण क्या होंगे, इधर से इधर जाएंगे। नमक के कण इधर से इधर आ सकते थे, लेकिन भाई दो लोग हैं, इनको मिलना है, ठीक है, यहां इन दोनों को मिलना है, तो ये मान लो किसी खूंटे से या किसी चीज से बंधा हुआ है, तो ये नहीं जा सकता। तो ऐसे में क्या होगा, जाना इसको था, तो ऐसे में क्या होगा, फिर ये चल करके यहां चला जाएगा। भाई दो पॉसिबिलिटी थी, या तो ये चल करके यहां आए या ये चल करके यहां आए। तो इसमें इसके लिए पाबंदी है, ये नहीं चल सकता, तो ऐसे में फिर ये चल के यहाँ जाएगा। तो नमक के कणों का साइज बड़ा होने की वजह से झिल्ली को क्रॉस नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में फिर जल के कण क्या होंगे, इस झिल्ली को क्रॉस करके इस तरफ जाएंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, जल के अणुओं का जो गमन हो रहा है वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर हो रहा है। यहां पर सांद्रता कम है, यानी विलेय है ही नहीं, इधर इधर विलेय ज्यादा है। तो जिधर विलेय ज्यादा है उधर विलायक के अणु गति कर रहे हैं। तो विलायक अणुओं का निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर होने वाला परिवहन जो है उसको हम क्या बोलते हैं, परासरण। परासरण की परिभाषा क्या हो गई, विलायक अणुओं का। शर्त है इसमें कोई शर्त नहीं है, कोई सा भी पदार्थ जा सकता है, जिसकी सांद्रता अधिक है वो पदार्थ अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, किसमें, विसरण में। किंतु यहां शर्त क्या है कि केवल विलायक के कण जाएंगे, क्योंकि विलेय के कण जहां से आवागमन होना है उसके लिए पारगम्य नहीं है विलेय के कण, तो ऐसे में विलायक के कण ही जाएंगे। तो विलायक के कणों का अपनी नहीं, अगर विलायक के संदर्भ में ले तो सांद्रता के लिए अलग शब्द आएगा, केवल विलयन के संदर्भ में लेते हैं तो विलायक अणुओं का निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर होने वाला परिवहन परासरण कहलाता है, ठीक है। यह स्वतः होने वाला गमन है, इसमें किसी बाह्य कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ती, बाह्य बल नहीं लगाना पड़ता, तो इसको परासरण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे मान लो आपने किशमिश है, उसको आपने पानी में डाल दिया, ठीक है, तो अब होना क्या था, किशमिश के अंदर जो है वो उसका जो पदार्थ है ना, उसकी सांद्रता ज़्यादा है, बाहर वो पदार्थ नहीं है, बाहर केवल विलायक है, तो अंदर से उस पदार्थ को बाहर आना था, किंतु उस किशमिश की झिल्ली जो है वो अर्धपारगम्य है, यानी वो अंदर जो किशमिश के अंदर जो पदार्थ है उसको बाहर नहीं आने देगी, उसके लिए अपारगम्य है। तो ऐसी स्थिति में अब क्या हो सकता है, जो बाहर जल के जो कण हैं वो फिर क्या होंगे, इस झिल्ली को क्रॉस करके किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि झिल्ली क्या हो जाएगी, वो किशमिश जो है हमारी वो फूल जाएगी पानी भर जाने से। तो ये भी परासरण की घटना का उदाहरण है, जिसमें विलायक के कण जो है बाहर से अंदर आ रहे हैं, बाहर सांद्रता कम है, अंदर सांद्रता ज्यादा है, तो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक अणुओं का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर होने वाला गमन परासरण कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा जैसे मुरझाए हुए फूल होते हैं, उन पर जब हम पानी का छिड़काव करते हैं तो पानी जो है उन फूलों के अंदर अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के अंदर चला जाता है, जिससे कि वो वापस से पहले की तरह खिल जाते हैं। कोई सब्जी है वो मुरझाई हुई है तो उस पर पानी छिड़कते हैं तो उसकी कोशिकाओं के अंदर पानी प्रवेश कर जाता है, जिससे कोशिकाएं फूल जाती है और ऐसे में वो जो फल है, सब्जी है, वो वापस से टाइट हो जाता है। तो ये घटनाएं परासरण का उदाहरण है। अब हमें केवल परासरण से काम नहीं है, हमें काम है किससे, परासरण दाब से, क्योंकि हमारा जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो है परासरण दाब। तो क्या होता है परासरण दाब, तो देखो ये परासरण की क्रिया हो रही है, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के अणु गति कर रहे हैं। तो कोई भी जो गति हो रही है उसको रोकना है तो उसके विपरीत दिशा में क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। तो ये परासरण की क्रिया जो हो रही है ए से बी की ओर, इसको रोकने के लिए अगर हम बी वाले विलयन की ओर क्या लगाएं, ऊपर से दाब लगाएं, है ना, इधर से दाब लगाएं, तो ये जो दाब लगा है जिसकी वजह से परासरण की क्रिया क्या हो जाए, रुक जाए, मतलब ये विलायक के अणु जो इधर से इधर आ रहे हैं निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, तो वो आना रुक जाए, तो जो लगाया गया दाब है वो क्या कहलाएगा, परासरण दाब। परासरण की क्रिया को रोकने के लिए उच्च सांद्रता वाले विलयन पर विपरीत दिशा में लगाया गया दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब। कि यहां पर हम इतना दाब लगा दें कि ये जो विलायक के कण हैं जो इधर से इधर आ रहे हैं वो आना रुक जाए और दोनों विलयनों का जो के मध्य जो आवागमन हो रहा है वो रुक जाए, तो इसके लिए लगाया गया दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब, ठीक है। अब ये तो इसकी थ्योरी हो गई। थ्योरी के बाद अब हमें क्या करना है, परासरण दाब के लिए वही इक्वेशन निकालनी है, समीकरण निकालना है, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकें, जो हमारा अवाष्पशील विलेय हमने जो मिलाया उसका अणुभार ज्ञात कर सके, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, अणुभार ज्ञात करना। तो सांद्रता के आधार, सांद्रता बढ़ाने पर परासरण दाब किस प्रकार बढ़ता है और विलेय का अणुभार कैसे प्राप्त होता है, तो ये सारी चीजें मतलब अणुसंख्या गुणधर्म के लिए जो कैलकुलेटिव जो आंगिक प्रश्न है वो हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए समीकरण निकालेंगे। तो समीकरण वाला टॉपिक अब हम पढ़ेंगे। तो परासरण दाब के लिए समीकरण निकालने के लिए
विलेय का अणुभार निकालने वाला समीकरण निकालने के लिए हमें कुछ नियम पढ़ने हैं, छोटे से हैं, दो, कोई खास टॉपिक नहीं है। परासरण दाब के नियम उनको बोलते हैं। जिस प्रकार गैसों के लिए गैसों के नियम होते हैं, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, उसी प्रकार विलियन जो होता है उनके लिए भी परासरण दाब के नियम होते हैं। ये वॉन हॉफ नामक वैज्ञानिक ने दिए थे ये नियम। तो वॉन हॉफ नामक वैज्ञानिक ने जिस प्रकार गैसों के लिए ताप और दाब के नियम होते हैं, उसी प्रकार विलयनों के लिए भी ताप, दाब, आयतन, इनके मध्य संबंध दर्शाने वाले समीकरण इन्होंने प्रस्तुत किए। तो उनको हम परासरण दाब, उसको समीकरण को विलयन समीकरण बोल देते हैं, और उसके अंदर हम परासरण दाब के लिए उनको अप्लाई करते हैं तो उनको हम परासरण दाब के नियम बोल देते हैं। तो कोई खास नहीं है, दो नियम है ये। कौन सा? एक तो है वॉन हॉफ बॉयल नियम, वॉन हॉफ बॉयल नियम, मतलब जो बॉयल का नियम है वही है, लेकिन विलियन के लिए लागू हो रहा है, इसलिए वॉन हॉफ ने दिया, इसलिए इसको वॉन हॉफ बॉयल नियम कह देते हैं। तो बॉयल ने क्या बताया था? बॉयल ने कहा था कि स्थिर ताप पर, निश्चित ताप ले लो या स्थिर ताप पर, निश्चित ताप पर, निश्चित ताप यानी टी क्या है? कांस्टेंट। निश्चित ताप पर किसी विलयन का दाब, गैस के लिए लगा के चलें अभी, किसी गैस का दाब उसके आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। ये किसका नियम है? बॉयल का नियम है गैसों के लिए। अब हमें विलयनों के लिए लागू करना है, तो विलयनों के लिए लागू करना है तो दाब के स्थान पर तो क्या हो जाएगा? परासरण दाब। परासरण दाब को पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वो आयतन के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, वही सेम चीज। अब यहां पर जो है हम विलयनों के लिए क्या होता है? आयतन बढ़ाने पर यानी तनुता बढ़ाने पर, आयतन बढ़ाने का मतलब यहां पर तनुता से है, तो आयतन बढ़ाने पर सांद्रता क्या होती है? कम होती है, यानी सांद्रता और तनुता दोनों एक दूसरे के विपरीत होती है। तनुता को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी आयतन जो है वही तनुता है, आयतन में जो वृद्धि कर रहे हैं वही क्या है? तनुता। तो तनुता को V से रिप्रेजेंट करते हैं और सांद्रता को C से, और सांद्रता और तनुता दोनों एक दूसरे की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। तनुता और सांद्रता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी तनुता बढ़ाएंगे तो सांद्रता क्या होगी? कम होगी, या फिर हम कहें सांद्रता बढ़ाएंगे तो तनुता कम होगी। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पाई इज प्रोपोर्शनल टू C। आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है परासरण दाब निश्चित ताप पर किसी विलयन के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि परासरण दाब का मान जो है विलयन की क्या, सांद्रता की क्या होता है? समानुपाती, यानी सांद्रता बढ़ेगी तो परासरण दाब का मान भी बढ़ेगा। एक तो ये नियम है। दूसरा नियम क्या है? वही वॉन हॉफ ताप दाब नियम, ताप दाब नियम या दाब ताप नियम भी बोल देते हैं, वॉन हॉफ नहीं दिया था। ये नियम क्या कहता है? वही जिस प्रकार चार्ल्स का नियम है वैसा यही है। तो वो नियम क्या था कि जो स्थिर आयतन पर, इसमें आयतन को स्थिर लेते हैं, इसमें स्थिर ताप था, इसमें क्या लेते हैं? स्थिर आयतन। स्थिर आयतन पर किसी विलयन का जो दाब है उसके ताप के, परम ताप के क्या होता है? समानुपाती। ये गैस के लिए अगर लें तो किसी गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। अब विलयन के लिए ले रहे हैं तो दाब के स्थान पर क्या ले लेंगे? परासरण दाब, और परम ताप तो है ही टी। परम ताप जब शब्द बोला जाता है इसका मतलब है केल्विन में ताप, है ना। तो किसी विलयन का परासरण दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है, यानी पाई प्रोपोर्शनल टू टी। तो दो समीकरण हो गए, एक ये हो गया, एक ही हो गया, बस ये दो ही समीकरण है किसके? परासरण दाब के। अब इन दोनों समीकरणों को एक साथ करके हम क्या ले लेते हैं? परासरण दाब का समीकरण निकाल। जैसे आदर्श गैसों के लिए समीकरण निकाला था PV बराबर nRT। आदर्श गैसों के लिए समीकरण क्या होता है? गैस समीकरण PV बराबर nRT। तो वैसे ही हम परासरण दाब के नियमों से विलयनों के लिए क्या निकाल लेंगे? समीकरण निकाल लेंगे परासरण दाब का। तो क्या निकलेगा? देखो पहला समीकरण तो क्या था? P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V या P प्रोपोर्शनल टू C, एक ही बात है। दूसरा, सॉरी P नहीं, क्या? पाई। दाब के स्थान पर यहाँ पर परासरण दाब लिखना है। दूसरा क्या था? पाई इज प्रोपोर्शनल टू T। अब वही समीकरण 1 व 2 से, मतलब दोनों को एक साथ ले लें तो क्या हो जाएगा? पाई इज प्रोपोर्शनल टू T अपॉन में V, या क्या लिख दो? पाई प्रोपोर्शनल टू C T। 1/V बराबर क्या होता है? C, सांद्रता, है ना। वही प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? नियतांक। तो वहां पर नियतांक क्या लगता था? R। PV बराबर nRT, तो R लगता था गैस नियतांक। तो यहां पर भी ऐसा ही है नियतांक, तो लेकिन उसको क्या नाम देते हैं? STV, S लगा दिया नियतांक। यहां पर जो S है इसको हम विलयन स्थिरांक बोलते हैं वैसे तो,
लेकिन इसका जो आंकिक मान है, मतलब इसकी जो वैल्यू है, मान जो है नाम अलग है, बाकी इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, जो गैस स्थिरांक है उसी के समान होती है। जो गैसों के लिए सार्वत्रिक स्थिरांक होता है, सार्वत्रिक गैस स्थिरांक, उसकी जो वैल्यू आती है आदर्श गैसों के लिए, वही वैल्यू एस की निकल करके आती है विलयनों के लिए। इसलिए हम एस के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो जैसे इस पाई को इधर ले लिया, वी को पीवी बराबर एनआरटी की तरह लाना है, तो वी को इधर ले आओ, तो पाई वी बराबर क्या हो गया, आर टी। एस की जगह पर क्या रख दिया हमने, आर। अब ये तो कितने के लिए है, जब विलयन में 1 मोल विलय मिला हो, 1 मोल के लिए है। अब विलय की मात्रा क्या हो, 1 मोल हो, तो 1 मोल के लिए है ये, है ना। जैसे 1 मोल गैस के लिए आदर्श समीकरण क्या हो जाएगा, पीवी बराबर एन का मान क्या रख देंगे, 1, तो पीवी बराबर क्या हो जाएगा, आर टी। उसी प्रकार यहां पर पीवी बराबर जो आर टी आ रहा है वो 1 मोल विलय के लिए है, विलयन के अंदर 1 मोल विलय मिला हो उसके लिए है। अगर हम एन मोल ले लें तो एन मोल के लिए, तो एन मोल के लिए क्या निकल कर क्या आ जाएगा, पाई वी बराबर एनआरटी। ये क्या हो जाएगा, परासरण दाब को दर्शाने वाला विलयन समीकरण हो जाएगा। ठीक है, और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं आप कैसे, वैसे तो ये हो गया हमारा काम, लेकिन इस पाई को जैसे पाई एन, ये वी को वापस नीचे ले गए तो एन बटे वी आर टी, और एन बटे वी क्या है, मोल बटा आयतन। वैसे क्या होता है, मोलरता, जानते हैं आप, विलयन में उपस्थित विलय के मोल बटा विलयन का आयतन क्या कहलाता है, उस विलयन की मोलरता। और मोलरता ही क्या कहलाती है, सांद्रता। अक्सर जो सांद्रता, जो सी शब्द हम यूज में लेते हैं यहाँ पर, जो सी सांद्रता हमने यहाँ पर लिखी थी पहले, तो किसको दर्शाती है, मोलरता को दर्शाती है, मतलब इसको इससे रिप्रेजेंट किया है। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं, पाई बराबर सी आर टी भी लिख सकते हैं, ये दर्शाने के लिए है। बाकी सी का मतलब होता मोलरता ही है, मोल बटे आयतन। सांद्रता वैसे तो द्रव्यमान प्रतिशत भी सांद्रता है, मोललता भी सांद्रता है, आयतन प्रतिशत भी सांद्रता है, लेकिन यहां पर जो सांद्रता है वो क्या है, मोल बटा आयतन यानी मोलरता। और उसको यहां पर एम से ना करके बस सी से प्रदर्शित किया गया, इतना सा गलती की है यहाँ पे किताब में, तो उस गलती को भी हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो पाई बराबर सी आर टी, एक समीकरण ये हो गया। अब हमारा लक्ष्य क्या है, विलय का अणुभार निकालना। किसकी सहायता से, परासरण दाब की सहायता से अवाष्पशील विलय का अणुभार निकालना। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा उसमें आप मोल की जगह पर मोल बटा वो मोलर द्रव्यमान वाला फॉर्मूला लिख देंगे। तो क्या आया, पाई बराबर एन बटे वी आर टी आया ना। अब इसमें मोल के स्थान पर बस वही अणुभार वाला फॉर्मूला लिख देंगे। मोल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान, भार बटे अणुभार या द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। मोल किसके हैं यहाँ पर, ये किसके मोल होते हैं, विलय के मोल। तो विलय को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, तो विलय का द्रव्यमान बटे विलय का मोलर द्रव्यमान। तो इसकी जगह पर ये रख दो, पाई बराबर डब्ल्यू बी बटे एम बी, वी ऐसे कैसे है और ये आर टी। यहां पर वी लीटर में लेना है, क्योंकि हम जानते हैं मोलरता के अंदर सांद्रता, वो मोलरता के अंदर जो आयतन होता है वो लीटर में होता है। अगर ये एमएल में हो तो पाई बराबर, क्योंकि अक्सर एमएल में दिए हुए होते हैं, एम बी इंटू वी। अगर ये एमएल में है तो ऊपर क्या कर देंगे, आर टी इंटू 100, वो 1000 और कर देंगे, 1000 से और गुणा कर देंगे। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें आप जानते हैं, किस तरह से किसको एमएल को लीटर में बदलने के लिए क्या परिवर्तन किए जाते हैं, तो जानते हैं आप। तो ये सारे समीकरण, ये भी है पाई का, ये भी है ना, और ये तो है ही है। इससे आप अवाष्पशील विलय का अणुभार निकाल सकते हैं। विलय का अणुभार, हमारा लक्ष्य यही होता है अणुसंख्या गुणधर्मों के समीकरण के अंदर लास्ट में क्या निकालने का, अवाष्पशील विलय का अणुभार निकालने का। तो इससे ये निकल जाएगा। ठीक है, चलो अब हमें लेना है परासरण दाब के आधार पर विलयनों के प्रकार। परासरण दाब में अंतर के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, समपरासरी, अल्पपरासरी और अतिपरासरी। ठीक है, समपरासरी को बोलते हैं आइसोटोनिक, अल्पपरासरी को हाइपो और अतिपरासरी को हाइपरटोनिक। तो ये 3 प्रकार हैं। क्या क्या है, समपरासरी क्या होता है, 2 विलयन आपने लिए, दोनों विलयनों के अंदर विलय की सांद्रता क्या है, एक समान है। ठीक है, 2 विलयन है, अर्धपारगम्य झिल्ली से सेपरेट किए हुए हैं। ठीक है, इन दोनों की सांद्रताएं क्या है, समान, ए और बी दोनों की सांद्रता समान है। ठीक है, दोनों की सांद्रताएं समान है, मतलब इसमें भी 1 चम्मच नमक मिला हुआ है, इसमें भी 1 चम्मच नमक मिला हुआ है, दोनों 1-1 लीटर पानी है, 1 लीटर
जल है दोनों में, ठीक है। इसमें भी 1 चम्मच नमक, इसमें भी 1 चम्मच नमक, यानी दोनों की सांद्रताएं क्या होगी? समान। दोनों की सांद्रताएं समान होगी तो हम जानते हैं परासरण की घटना कब होती है? जब दो भिन्न सांद्रता वाले विलयन अर्धपारगम्य झिल्ली से पृथक किए गए हों। तो यहाँ पर दोनों की सांद्रताएं समान है, तो किसी भी पक्ष में विलय की मात्रा दूसरे से ज्यादा नहीं है। तो ऐसे में विलय के कण तो खैर गति वैसे भी नहीं करते, तो विलय के कण भी गति नहीं करेंगे, यानी परासरण की घटना देखने को नहीं मिलेगी। यानी दोनों पक्षों के परासरण दाब क्या आएंगे? एक समान आएंगे। तो वे विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं समपरासरी विलयन कहलाते हैं, या वे विलयन जिनकी सांद्रताएं समान होती है तथा जो परासरण की क्रिया नहीं दर्शाते वो क्या बोल देंगे? समपरासरी। समपरासरी का मतलब जिनके बीच परासरण नहीं होता भी है तो दिखाई नहीं देता, और जिनके परासरण दाबों के मान बराबर होते हैं। और परासरण दाब के मान बराबर कब आते हैं? जब सांद्रताएं क्या होती है? बराबर होती है। अगर ये दोनों विलयन जो हैं भिन्न भिन्न सांद्रता वाले हों, ए और जो बी है, इसमें 1 चम्मच है, इसमें 2 चम्मच है, ठीक है, तो भिन्न भिन्न सांद्रता वाले हो गए, इसकी सांद्रता कम है, इसकी सांद्रता क्या है? ज्यादा है। तो हम जानते हैं निम्न सांद्रता वाले विलयन से उच्च सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक अणुओं का परिवहन होगा, तो यहाँ पर इधर से इधर विलायक के अणु क्या होंगे? जाएंगे। तो जो निम्न सांद्रता वाला विलयन है वो तो कहलाएगा दूसरे के सापेक्ष कौन सा? अल्प परासरी। इसकी सांद्रता कम है, परासरण दाब भी कम होगा, तो ये कहलाएगा अल्प परासरी। दूसरे वाले विलयन की सांद्रता ज्यादा है, इसका परासरण दाब भी ज्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा? अति परासरी। तो जिस ओर परासरण होता है वो अति परासरी होता है, जिससे होता है वो अल्प। ज्यादा सांद्रता वाला अति और कम सांद्रता वाला अल्प। तो ये तभी होते हैं जब 2 विलयन हो, है ना। कोई भी अकेला विलयन अल्प परासरी नहीं होता, कोई अकेला विलयन अति परासरी नहीं होता। 2 विलयन होंगे तो एक अल्प होगा और दूसरा क्या होगा? अति होगा, तभी उनके बीच में क्या होगा? परासरण की घटना संभव होगी। तो ये हो गए विलयनों के प्रकार, किसके आधार पर? परासरण दाब के आधार पर। और इसी के साथ हमारा परासरण दाब वाला टॉपिक क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। और परासरण दाब के कंप्लीट होते ही हमारे 4 प्रकार के जो अणुसंख्या गुणधर्म थे वो भी क्या हो गए? कंप्लीट हो गए, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और है जो हमारी बुक में दिया हुआ नहीं है लेकिन उसका सवाल है, प्रतिलोम परासरण, या इसी को हम व्युत्क्रम परासरण भी कहते हैं। प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस, इसकी शॉर्ट फॉर्म देखें तो क्या आती है? RO। तो RO का नाम आपने सुना है, घरों में पानी को जो प्योर करने की जो मशीन होती है उसको RO बोलते हैं। तो उस मशीन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और उस मशीन, वो मशीन जिस घटना पर कार्य करती है उस घटना का नाम है प्रतिलोम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो प्रतिलोम परासरण में क्या होता है? देखो, परासरण में क्या हो रहा है कि जैसे ये शुद्ध पानी है, खारा पानी है, तो परासरण की घटना में क्या होगा? शुद्ध पानी में से पानी के कण क्या होंगे? खारे पानी की ओर जाएंगे, मतलब निम्न सांद्रता वाले। इधर सांद्रता नहीं है, लवण नहीं है, इसमें लवण है, तो सांद्रता इसकी ज्यादा हो गई, इसकी सांद्रता कम हो गई। तो निम्न सांद्रता वाले से उच्च सांद्रता की ओर विलायक के अणु जाएंगे, तो इधर तो इसका स्तर बढ़ेगा, ठीक है, तो इसका कोई यूज ही नहीं है ना। और इस जो परासरण का काम जो हो रहा है उसको रोकने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? विपरीत दिशा में दाब लगाना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? परासरण दाब पाई बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये कोई एक ढालू सतह है, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, तो इस ब्लॉक पर गुरुत्वाकर्षण लगेगा नीचे की ओर, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा? ये गति करेगा, ठीक है। अब नीचे की ओर गति करेगा। अब इस नीचे की ओर होने वाली गति को रोकने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? एक विरोधी बल लगाना पड़ेगा इधर, ठीक है। और वो विरोधी बल कितना होना चाहिए? इस F के बराबर होना चाहिए, है ना। तो जैसे मान लो ये F है 50 न्यूटन, तो अगर आप 50 न्यूटन का बल विपरीत दिशा में लगा देते हैं तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 0। दोनों एक दूसरे को संतुलित कर देंगे, तो ऐसे में ये ब्लॉक रुक जाएगा। उसी प्रकार ये परासरण की क्रिया जो हो रही है इसको रोकने के लिए हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? परासरण दाब के बराबर दाब लगा देंगे विपरीत दिशा में, तो परासरण की क्रिया होना रुक जाएगी। सही बात है। लेकिन अगर हम 50 न्यूटन से ज्यादा बल अगर इस पर लगा दें, इस ब्लॉक पर, जैसे 60 न्यूटन का बल लगा दिया, तो ऐसे में क्या हो जाएगा? असंतुलित हो जाएंगे बल। 50 न्यूटन इधर लग रहा है और 60 न्यूटन किधर लग रहा है? इधर। तो ऐसे में जो ब्लॉक है वो किधर गति करने लग जाएगा? विपरीत दिशा में गति करने लग जाएगी, ऊपर गति करने लग जाएगा, ठीक है। यानी जो स्वतः होने वाली घटना थी उसके विपरीत घटना होने लग जाएगी। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर, अगर हम परासरण दाब से अधिक दाब लगा दें, जो प्रेशर लगा रहे हैं उसका मान परासरण दाब से भी ज्यादा हो, तो ऐसे में क्या होगा? जो जल के कण इधर आ रहे थे ना, वो इधर जाना शुरू हो जाएंगे, है ना। परासरण के विपरीत घटना प्रारंभ हो जाएगी, जिसको हम क्या बोल देंगे? प्रतिलोम परासरण, ठीक है। इससे क्या होगा? खारा पानी क्या हो जाएगा? प्योर पानी में बदल जाएगा। तो RO में यही होता है, जो खारा पानी होता है उसके अंदर से हम साफ पानी को निकाल रहे हैं लवणों को हटा करके, तो इसके लिए हमें परासरण दाब से अधिक दाब लगाना पड़ता है। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रतिलोम परासरण। और इसी के साथ अणुसंख्या गुणधर्म वाला जो टॉपिक है हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद इस चैप्टर की एक क्लास बचेगी थ्योरी की, ठीक है, और कंप्लीट, ठीक है। थैंक यू।